मैंने आपको ये बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर जो मूव करेगा वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करेगा, और जब तक वो फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करेगा तब तक वो कोई भी एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। तो ये चीजें किसने बताया? बोर ने बताया, और बोर ने इस थियरी पे बेस्ड उन्होंने जो है बोर्स मॉडल दिया, बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम दिया। तो उन्होंने जो चीजें बताई, सबसे पहली चीज जो उन्होंने बताई बोर्स मॉडल ऑफ एटम में, सबसे पहला जो पॉइंट था वो ये था कि एक एटम जो है दैट इज मेड अप ऑफ, देखो उस समय तक टू ही पार्टिकल्स नोन थे। जब बोर ने ये थियरी दी थी एक्चुअली, तो उस समय तक दो ही पार्टिकल नोन थे। उस समय तीसरी पार्टिकल नोन नहीं थी। लेकिन अब हमें तो पता है, तो अब हम लोग तीनों पार्टिकल के बारे में लिख देते हैं, बट उस समय तक दो ही पार्टिकल नोन थे। उन्होंने बोला कि एन एटम इज मेड अप ऑफ three particles, three particles। अब देखो ये, अब हमें पता है थ्री पार्टिकल्स है, लेकिन उस वक्त तक तो दो ही पार्टिकल्स के बारे में पता था। उस वक्त तक हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में ही पता था, न्यूट्रॉन के बारे में पता। उन्होंने तो दो ही पार्टिकल के बारे में बताया था, लेकिन अब हम लोग तीन पार्टिकल्स के बारे में लिख सकते हैं। एक है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ये तीन तरह के पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सी चार्ज होगी? इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगी, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगी, और न्यूट्रॉन जो है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगी, तो ये न्यूट्रल होगा नेचर। ठीक है, ये चीज बताया। सबसे पहला पॉइंट जो नील बोर ने बताया वो ये पॉइंट था कि एक एटम जो है तीन चीजों से मिलकर बना होगा। कौन सी तीन चीज? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन एक्चुअली उनके थियरी में से दो ही चीज थी। मैं ये भी बता रहा हूं, ये बात भी ध्यान से सुन लो। उनके थियरी में उस वक्त दो ही चीज थी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही था। हम ये तीसरी चीज बाद में ऐड किया। सेकेंड पॉइंट जो उन्होंने बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दैट विल बी लोकेटेड इन द स्मॉल न्यूक्लियस। इसको हम लोगों ने मॉडिफाई कर दिया है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड inside स्मॉल न्यूक्लियस। ये कहां पे होगा? स्मॉल न्यूक्लियस में होगा, एट द सेंटर ऑफ द एटम। ऑफ एन एटम। और ये चीज बताया। तीसरा पॉइंट जो उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है दैट विल रिवॉल्व रैपिडली राउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड पाथ। ये फिक्स्ड पाथ का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। फिक्स्ड पाथ का कॉन्सेप्ट जो है रदरफोर्ड ने नहीं दिया था, फिक्स्ड पाथ का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, नील्स बोर ने दिया। इनका कहना क्या था कि द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व रैपिडली अराउंड द न्यूक्लियस, the electrons revolve rapidly around the nucleus in a fixed circular path called as एनर्जी लेवल। ठीक है, इसको हम लोग एनर्जी लेवल बोलते हैं, या शेल बोलते हैं, या ऑर्बिट बोलते हैं, और ऑर्बिट भी को बोलते हैं। ये इसका तीसरा पॉइंट था। इसमें जो डिफरेंट ऑर्बिट होते हैं, डिफरेंट ऑर्बिट जो हमने के, एल, एम, एन, ओ, पी, इस तरह से
ऑर्बिट्स के लेवल होते हैं, डिफरेंट ऑर्बिट्स के लेवल होते हैं। सर कितने होते हैं, कहाँ तक जाते हैं 7 होते हैं, ये? 7 7 7 7, टोटल 7 है। ठीक है, आपको तो बस ये 4 के बारे में पढ़ना है, के, एल, एम और एन के बारे में। ठीक है, तो ये होते हैं इस तरह से डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं, जो हर एक ऑर्बिट की अपनी एनर्जी लेवल होती है। फोर्थ पॉइंट जो उन्होंने बताया कि देयर इज अ लिमिट टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑर्बिट। ये इसका मतलब क्या, अभी मैं समझाता हूँ। देयर इज a limit to the number of electrons which an energy level can hold. Each energy level, या आप ऑर्बिट बोल सकते हो, कैन होल्ड। मतलब हर एक ऑर्बिट की जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फिक्स्ड होंगे, और इसके लिए उन्होंने एक थियरी दिया, वो थियरी था 2n² का एक फॉर्मूला दिया। ये उन्होंने एक फॉर्मूला दिया 2n²। यहां पे n जो है दैट इज नंबर ऑफ ऑर्बिट, और ये 2n² क्या एक्सप्लेन करता है, ये फॉर्मूला ये बताता है कि किसी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। लेकिन इसके बारे में आप जो है ना, आप सिर्फ 4 ऑर्बिट तक के बारे में ही आप अभी बात करना, 4 ऑर्बिट से ज्यादा के बारे में अभी बात मत करना। जैसे अगर मान लो कि हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट जिसको हम लोग के ऑर्बिट बोलते हैं, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 × 1 का स्क्वायर दैट विल बी 2। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 होंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे सेकंड ऑर्बिट की बात करें, तो सेकंड ऑर्बिट जिसको कि हम एल ऑर्बिट बोलते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 × 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अगर हम थर्ड ऑर्बिट की बात करें, थर्ड ऑर्बिट जिसको हम लोग m बोलते हैं, 2 × 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 18। देखो 3² इज 9 × 2 18। अगर हम फोर्थ ऑर्बिट की बात करें, तो फोर्थ ऑर्बिट में जिसको हम n ऑर्बिट बोलते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 4 का स्क्वायर दैट विल बी 32। तो किसी ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने उस एनर्जी लेवल में आएंगे, किस उस ऑर्बिट में आएंगे, वो इस फॉर्मूला से डिसाइड होता है, जो फॉर्मूला है क्या, 2n²। इस फॉर्मूला से ये पता चलता है किसी ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पे आ सकते हैं, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स वहां पे आ सकते हैं, ये इस फॉर्मूला से पता चलता है। ये दिया उन्होंने। लेकिन इसके साथ उन्होंने एक और चीज बताई कि हर एक ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो फिक्स है। ये बात तो पता बताया उन्होंने कि एनर्जी लेवल फिक्स्ड है किसी ऑर्बिट में, जब तक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तब तक उसमें जो है कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं होगा। ईच हर एक ऑर्बिट की ईच एनर्जी लेवल, जिसको आप ऑर्बिट बोल रहे हो, ईच एनर्जी लेवल इज एसोसिएटेड विद fixed amount of energy, fixed amount of energy। हर एक एनर्जी लेवल जो है उसकी फिक्स्ड, हर एक एनर्जी लेवल बोलो या ऑर्बिट बोलो, हर एक ऑर्बिट की जो एनर्जी लेवल होती है वो फिक्स्ड होती है, उसकी अमाउंट ऑफ एनर्जी फिक्स होगी। जब तक इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में है तब तक जो है वहां पे क्या होगा, उसकी एनर्जी फिक्स होगी, वो एनर्जी ना रेडिएट करेगा ना वो गेन करेगा जब तक वो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में है। और इसी चीज को यहाँ पे ध्यान रखना है, तो उन्होंने 6th पॉइंट में बताया है कि देयर इज नो चेंज in the energy, there is no change in the energy of electrons
as long as they keep revolving in same energy level. Hence, any atom is stable. तो जब तक इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तब तक वहां पे क्या होगा, तब तक एनर्जी लेवल सेम होगी और वो एटम जो है वो क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने बताया किसी ऑर्बिट के बारे में, किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में कि वो किस तरह से एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा और एक एटम जो है वो क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, जब तक वो अपनी ऑर्बिट में है तब तक वो उतनी ही एनर्जी रहेगी उसके पास। अब जैसे मान लीजिए कि ये एटम है, न्यूक्लियस हो गया, ये यहाँ पे प्रोटॉन है, ये इस ऑर्बिट में, पहली ऑर्बिट में जितनी एनर्जी है, सपोज करो कि एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है इसके पास यहाँ पे, अब एल ऑर्बिट है, इसमें वाई अमाउंट ऑफ एनर्जी है, तो जब उसको हम इतनी एनर्जी देंगे कि उसके पास वाई एनर्जी मिल जाए तब वो के से एल ऑर्बिट में शिफ्ट करेगा। और जैसे सपोज करो कि यहाँ पे कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया तो वो इलेक्ट्रॉन अपने से हायर ऑर्बिट में शिफ्ट कर जाएगा और जब वो वापस आ रहा होगा तो उतनी ही एनर्जी रेडिएट कर रहा है, जितना एनर्जी यहाँ पे गेन करेगा वापस आते वक्त उतनी ही एनर्जी को क्या करेगा, वो लूज करेगा, उतनी ही एनर्जी रेडिएट करेगा। लेकिन वो अपने ऑर्बिट को जंप करेगा, मतलब कहने का कि अगर मान लो आप इस एटम को बाहर से हीट प्रोवाइड कर रहे हो या किसी भी तरह की एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, बाहर से एटमॉस्फेयर से एनर्जी लिया या कहीं से भी एनर्जी लिया, तो वो इलेक्ट्रॉन अपने से हायर ऑर्बिट में जंप करेगा, जिस एनर्जी लेवल के आसपास उसको एनर्जी मिलेगी उस ऑर्बिट में वो जंप करेगा। ये ऑर्बिट की अगर हम बाहर से एनर्जी देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में चला जाएगा और जब वो वापस आएगा तो उतनी ही एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा जितनी एनर्जी उसने गेन किया था। ये कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने, नील्स बोर ने। इस तरह से हमें ये पता चला कि एटम इस तरह से स्टेबल होता है और एटम की एग्जिस्टेंस इस तरह से होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक जो अभी तक मैंने चीजें पढ़ाई है, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है जो नहीं समझ में आया है, यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं अगर इसमें से कुछ भी कोई ऐसी पॉइंट है जो फिर से समझना चाहते हो तो बताओ। जैसे मान लो कि किसी बच्चे को 100 रुपया, तुम रास्ते में जा रहे हो और कहीं पे तुमको 10 रुपये मिल गए और तुम्हारे मम्मा को पता है कि तुम्हारे पास 100 रुपये, तो उस 100 रुपये का तुमको हिसाब देना है वापस, तो वो तुमने 100 रुपये के 100 रुपये अपने पास रख लिए, ये जो रास्ते में मिल गए थे उसको तुमने क्या किया, मार्केट में खर्च कर दिया। यही हुआ। अब इस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी पहले से थी, मान लो कि 100 जूल एनर्जी पहले से थी, वो जब तक इस ऑर्बिट में रहेगा तब तक उसके पास 100 जूल एनर्जी रहेगी। बाहर से कहीं से उसको अगर 10 जूल एनर्जी मिल गया तो वो 10 जूल एनर्जी को खर्च करके फिर से वापस 100 जूल पे आ गया। जब तक उसके पास 110 जूल एनर्जी थी तब तक जो है वो हाईली एनर्जाइज्ड था, उसको कहीं ना कहीं खर्च करना था, उसने खर्च किया 10 रुपये और फिर से वापस 100 जूल की एनर्जी में आ गया, फिर से अपने पहले वाले स्टेट में आ गया। ठीक है, तो जो एनर्जी उसकी फिक्स्ड एनर्जी है उतनी ही उसके पास रहेगी हमेशा। अगर ज्यादा एनर्जी कहीं से मिल जाती है तो वो उसको रेडिएट करके, लूज करके फिर से वापस अपने पहले वाली स्टेट में वापस आ जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए और किसी को कुछ पूछना है? और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं। एटॉमिक नंबर किसको बोला जाता है? देखो, एटॉमिक नंबर के बारे में हमने ये पढ़ा है कि किसी भी एटम का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, ये हमने पहले से भी पढ़ रखा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम
number of proton present in an atom, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग लेटर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है रिप्रेजेंटेड बाय जेड, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का वो लेटर जेड से डिनोट किया जाता है। अब जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है 1 है, तो इसको हम लोग जेड कितनी हो जाएगी इसकी 1, एटॉमिक नंबर इसका जेड से डिनोट किया जाता है, जेड विल बी 1। जब तक कोई एटम रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना किया हो, जब तक when any atom will not, whenever any atom will not take part in any reaction, जब तक वहां पे रिएक्शन ना हुई हो तब तक उसका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो हमेशा उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर में होगा। हमेशा जब तक वहां पे रिएक्शन ना हुई हो तब तक उसका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा बराबर में होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि जब तक वहां पे रिएक्शन ना हुई हो तब तक पॉजिटिव पार्टिकल जो प्रोटॉन है और नेगेटिव पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है दोनों का नंबर हमेशा बराबर ही रहेगा, ठीक है, जब तक रिएक्शन ना हुई हो तब तक। Whenever any atom will not take part in reaction, तब तक वहां पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर में रहेगा, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ ये याद रखिएगा, ये केस है ओनली न्यूट्रल एटम का। न्यूट्रल एटम का जब रिएक्शन हो गया तो फिर वो न्यूट्रल नहीं है, रिएक्शन होने के बाद वो न्यूट्रल नहीं है। ये सिर्फ कब की केस है, ये सिर्फ तभी की केस है जब तक रिएक्शन ना हुई हो तब तक। तो एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। एटॉमिक नंबर किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर जो है ऑफ एन एलिमेंट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। एटॉमिक नंबर डज नॉट चेंज ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। क्यों? अगर मैं इसी का रीजन पूछूं आपसे क्यों, तो आप क्या बोलोगे? क्योंकि प्रोटॉन विल नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन। प्रोटॉन कभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता ही नहीं है। इट इज द इलेक्ट्रॉन व्हिच टेक्स पार्ट इन द रिएक्शन। अपनी स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में बच्चों, प्रोटॉन तो कभी पार्टिसिपेट करता ही नहीं है। तो कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रोटॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता ही नहीं है। तो हमेशा जो ये वाली केस है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ये तो हमेशा सेम होगा क्योंकि प्रोटॉन नेवर टेक्स पार्ट इन द रिएक्शन, ठीक है बच्चों। क्यों रीजन क्या है? प्रोटॉन नेवर टेक्स पार्ट इन एनी रिएक्शन, इसीलिए प्रोटॉन का नंबर हमेशा सेम रहेगा। और जब प्रोटॉन का नंबर हमेशा सेम रहेगा तो उसका जो एटॉमिक नंबर है किसी भी एटम का वो हमेशा सेम रहेगा। किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर हमेशा सेम रहेगा, कभी चेंज हो ही नहीं सकता, ठीक है, कभी भी चेंज हो ही नहीं सकता। चलिए अब हम लोग आते हैं, हाँ बताओ किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक में, इस जगह तक में किसी को कुछ पूछना है बच्चों? पूछो, कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो एटॉमिक नंबर में आप बिल्कुल पूछिए। इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको नीचे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे
मान लीजिए कि कोई एटम है X, तो इसका Z जो एटॉमिक नंबर है वो Z एटॉमिक नंबर को हमेशा नीचे यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है, हमेशा नीचे में लिखा जाता है। किसी बच्चे को कुछ पूछना है? नहीं पूछना? आगे बढ़े? हाँ चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आते हैं एटॉमिक मास, मास नंबर। मास नंबर जिसको कि हम न्यूक्लियॉन्स भी बोल सकते हैं। न्यूक्लियॉन्स कहने का मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये क्या बन जाएगा? न्यूक्लियॉन बन जाएगा। और न्यूक्लियॉन ही किसी एटम का मास नंबर होता है, जितना न्यूक्लियॉन होता है वही उसका मास नंबर होता है, जितना न्यूक्लियॉन वही उसका मास नंबर। और मास नंबर की रिप्रेजेंटेशन होती है बाय द कैपिटल लेटर ए, ठीक है, बाय द कैपिटल लेटर ए से हम लोग इसको न्यूक्लियॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूक्लियॉन सीधा सीधा क्या बात है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, बस सीधा सीधा यही बात है इसमें। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? दिस इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स present in one atom of an element। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन का नंबर होता है और न्यूट्रॉन का नंबर होता है, उसकी सम को, उसके टोटल नंबर को, सम को हम लोग क्या बोलते हैं? मास नंबर बोलते हैं। जिसको किससे डिनोट किया जाता है? उसको कैपिटल लेटर ए से डिनोट किया जाता है। तो सिंपली हम बोले किसी भी एटम का जो मास नंबर है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट बच्चों? दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, या बोल सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही तो हम एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं ना, अभी पढ़ा था ना आपने। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर, दोनों में से कुछ भी बोलिए आप, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और इस दोनों को सीधा सीधा हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं क्या? न्यूक्लियॉन, ठीक है। तो मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, या फिर सीधा सीधा आप इसको न्यूक्लियॉन बोलो, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ऊपर में हम लिखते हैं मास नंबर, यहाँ पे होता है मास नंबर और यहाँ पे होता है एटॉमिक नंबर। इस जगह पे एटॉमिक नंबर हो गया, ये हो गया एटम का नाम, हो गया नेम ऑफ एटम, और यहाँ पे मास नंबर और यहाँ पे एटॉमिक नंबर हो गया। हमेशा कभी भी लिखा जाएगा ना। अब जैसे मान लीजिए कि कार्बन के बाद हम किसी और का, हाइड्रोजन का ही लिखते हैं, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर मास नंबर, नाइट्रोजन का लिखें एटॉमिक नंबर मास नंबर, इस तरीके से हम लिखेंगे। नीचे हमेशा एटॉमिक नंबर लिखा जाएगा बच्चों, और ऊपर हमेशा क्या लिखा जाएगा? ऊपर हमेशा लिखा जाएगा उसका मास नंबर। तो मास नंबर ऑफ एन एटम जो है वो ही, उसी को हम लोग सिंपली एटॉमिक मास भी बोल देते हैं, ऑल्दो ये 100% करेक्ट नहीं है, बट हम बोल देते हैं, ठीक है। तो बोलने को बोल देते हैं, लेकिन ये 100% करेक्ट नहीं है, बट चलता है। मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक मास, ये नॉर्मली हम लोग बोल देते हैं, ऑल्दो इट इज नॉट 100% करेक्ट, बट हमारी क्लास के लिए चल जाएगा, हमारी क्लास के लिए ये चल जाएगा। मास नंबर इज इक्वल टू नंबर एटॉमिक मास, इसलिए हम लोग अभी ऐसा ही समझेंगे, हमारे क्लास के लिए ये चल। ओके बच्चों, चलो बताओ यहां तक में किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज ऐसी जो नहीं समझ में आई हो, पूछो बच्चों। चलो एक क्वेश्चन देखो,
Calculate the atomic number calculate the atomic number of an element whose atomic nucleus of an element whose atomic nucleus has the mass number 23 and neutron number 12। बताओ क्या होगा। कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर हमें फाइंड करना है ऑफ एन एलिमेंट हुज एटॉमिक न्यूक्लियस हैज मास नंबर 23। मान लो ये एक एक्स एलिमेंट है, मास नंबर 23 है और इसमें न्यूट्रॉन का नंबर हमको दे रखा है। न्यूट्रॉन का नंबर कितना है? 12 है। तो इसका एटॉमिक नंबर फाइंड करना है। हाँ बच्चों बताओ क्या होगा। एक बच्चे ने बोला है 11। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। यस सर। 11 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? न्यूट्रॉन, अभी आपने पढ़ा कि जो मास नंबर होता है, मास नंबर जो होता है दैट इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास नंबर इज 23, प्रोटॉन कितना दे रखा है आपको फाइंड आउट करना है, न्यूट्रॉन 12 दे रखा है। तो प्रोटॉन हियर विल बी 23 माइनस 12 दैट विल बी 11। और हमने क्या पढ़ा, जो प्रोटॉन का नंबर होता है दैट इज आल्सो इक्वल टू एटॉमिक नंबर, हमने पढ़ा। तो दिस विल बी 11। इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इस चैप्टर में, मतलब अभी तक के टॉपिक में। ओके बच्चों, चलो एक और क्वेश्चन देख ले। आपसे पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन अनरिएक्टेड एटम, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स in an unreacted atom is 8. What is the atomic number of an atom? Find its atomic number. Unreacted atom is एटॉमिक नंबर, तो जो प्रोटॉन का नंबर होगा वही एटॉमिक नंबर होगा। बिल्कुल सही है उत्कर्ष, इट विल बी 8। अगर इसी में हम पूछें व्हाट इज द चार्ज, फाइंड द चार्ज ऑन एन एटम, फाइंड द चार्ज ऑन दिस एटम। अब बताओ तो क्या आंसर होगा, चार्ज क्या होगा इसका, क्या होगा चार्ज? तो देखो प्रोटॉन जितना है उतना ही इलेक्ट्रॉन भी है ना। बिल्कुल सही बात है। चार्ज हियर विल बी 0, या हम बोले इट विल बी न्यूट्रल इन नेचर, नो चार्ज। बिल्कुल सही बात है, इट विल बी न्यूट्रल या नो चार्ज। ओके बच्चों, तो इस तरह से क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे आज की टॉपिक यही खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।